जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ये आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने बताया था आपको कि कैसे भारत के अंदर सी रूट्स के माध्यम से यूरोपियन एंटर करते हैं। खास करके सबसे पहले जो व्यक्ति आते हैं वो वास्को डिगामा होते हैं। समुद्री मार्ग का खोज करते हैं, उसके बाद भारत से कुछ सामानों को लेकर के जाते हैं और जब यूरोप पहुंचते हैं तो वहां पर इनको 60 गुना का प्रॉफिट होता है। उसके बाद की कहानियां हैं कि भारत के अंदर अब कंपनी जो है एंटर करने लगती है। ठीक है, अलग अलग देशों की कंपनी भारत के अंदर एंटर करने लगती है और यहां पर प्रॉफिट कमाने के मकसद से पहुंचती है। तो भारत के अंदर सबसे पहले जो कंपनी थी जो एंटर करती है उस कंपनी का नाम है बाबू अस्टाडो द इंडिया। क्या नाम है? अस्टाडो द इंडिया। ये भारत के अंदर एंटर करने वाली सबसे पहली कंपनी रहती है। अब आगे देखेंगे, ये जो कंपनी थी अस्टाडो द इंडिया, ये एक कैसी कंपनी थी बाबू? ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी, यानी कि ये सरकारी कंपनी थी। ठीक है, जैसे कि और भी बहुत सारी कंपनी थी, ज्यादातर जो कंपनियां थी वो सरकारी कंपनी ही भारत के अंदर एंटर करती है। सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक तरीके का प्राइवेट कंपनी था, इसी कारण से वो इतनी ज्यादा दिनों तक शासन कर पाती है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का किसी तरीके का प्रेशर नहीं था। यहां पर इस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर होता है। गवर्नमेंट जो कहता है उसको वैसा करना पड़ता है, तो इसीलिए इसके ऊपर प्रेशर होता है। और इसके डिक्लाइन होने का कारण, भारत के अंदर इसका राजपाट नहीं चलने का कारण, यह भी एक बहुत ज्यादा मुख्य कारण होता है कि एक गवर्नमेंट कंपनी होती है। चलिए आगे आगे पढ़ेंगे। अब अस्टाडो द इंडिया जो है, इसने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई बाबू? इसने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है कोची में। कहां पे लगाई है? कोची में लगाई है। ठीक है, और इसकी जो हेड क्वार्टर है, इसकी इस फैक्ट्री की हेड क्वार्टर कहां पे है बाबू? हेड क्वार्टर थी कोची में। हालांकि बाद में इस कंपनी की जो हेड क्वार्टर होती है वो कहां चली शिफ्ट हो जाती है? गोवा में शिफ्ट हो जाती है। अब देखिए, इस कंपनी के जो पहले गवर्नर थे, गवर्नर कहने का मतलब कंपनी का सीईओ, कंपनी का क्या होता है बाबू? सीईओ। तो इस कंपनी के जो पहले सीईओ थे या फिर कहिए कि गवर्नर थे, तो वो कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिन्होंने 1505 से लेकर के 1509 तक क्या किया था? सीईओ के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला सेकंड गवर्नर जो है, इन्हीं को कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि रियल फाउंडर कौन है इस कंपनी के, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है इनका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये रियल फाउंडर हैं इस कंपनी के। ठीक है, और ये सेकंड गवर्नर थे, सेकंड सीईओ थे किसके? इसके अस्टाडो द इंडिया कंपनी के। अब देखिए, ये जो कंपनी है अस्टाडो द इंडिया, ये पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाती थी। कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत क्या था? इसका अरब सागर पर कंट्रोल रहता था, नियंत्रण रहता था। चलिए आगे। अब देखिए, जो पोर्टुगल होती है बाबू, ये पोर्टुगल जो है अपनी पहली फैक्ट्री लगाती है कोची में, ये पहले ही आपको बताएं। और कोची में कब लगाती है? 1503 में लगाती है। ठीक है, इसकी जो हेडक्वार्टर होती है बाबू, पहले कोची होती थी और अब क्या हो गई है? पहले उसके बाद 1530 आते आते इन्होंने अपनी हेडक्वार्टर बदल के क्या कर लिया? गोवा कर लिया। अब देखिए, पोर्टुगाल से हमको क्या मिला है? भारत को क्या मिला है पोर्टुगाल से? तो भारत को मिला है सबसे पहले तो प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस करने का हमको यहां पर नॉलेज नहीं था, तो प्रिंटिंग प्रेस करने का नॉलेज किसके द्वारा मिला बाबू? पोर्टुगल के द्वारा मिला। साथ ही साथ शिप बनाने की, यानी कि जहाज बनाने की जो ट्रेनिंग है, वो नए नए तकनीक से कैसे जहाज बनाया जाए, न्यू टेक्नोलॉजी से कैसे जहाज बनाया जाए, ये भी हमने किससे सीखा है? तो ये भी हमने सीखा है पोर्टुगल से। ठीक है, साथ ही साथ अफीम की खेती, अफीम की खेती कहने का मतलब हो गया बाबू कि टोबैको, तंबाकुओं की खेती करना किसने सिखाया है? तो हमें पोर्टुगल कंपनी ने ही सिखाया। साथ ही साथ आलू की खेती जो होती है, आलू की खेती जो होती है वो किसने करना सिखाया? तो यही हमको पोर्टुगल वालों ने सिखाया। चलिए और भी जानते हैं किसके बारे में? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये पहले फाउंडर कहलाते हैं किसके? अस्टाडो द इंडिया कंपनी के। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में कि आखिरकार अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं, गवर्नर हैं, सेकंड सीईओ हैं, साथ ही साथ इनको रियल फाउंडर भी कहा जाता है। तो ये क्या क्या करते हैं? तो सबसे पहले अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है कब से कब तक अपना शासनकाल चलाते हैं बाबू? ये 1509 से लेकर के 1515 तक ये पोर्टुगल कंपनी के गवर्नर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो रियल फाउंडर कहा जाता है इनको, इस कंपनी का, अस्टाडो द इंडिया कंपनी का। ठीक है,
अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या करते हैं, 1510 में गोवा पर अधिकार जमा लेते हैं। और गोवा पर अधिकार जमाने वाले ये व्यक्ति होते हैं, 1961 तक क्या होता है, गोवा पर इन्हीं का अधिकार रहता है। ठीक है, ये 1510 में गोवा पर अधिकार जमाए और 1961 तक इनका अधिकार गोवा पर रहता है। यानी कि अंग्रेज के भी बाद अगर कोई गया है तो वो कौन गया है, पोर्टुगल कंपनी वाले गए। ठीक है, अब देखिए कि ये जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क किसके दरबार में आते हैं, ये हमने बताया कि कृष्णदेव राय के दरबार में आते हैं। और कृष्णदेव राय के दरबार में आते हैं और विजयनगर अंपायर, कृष्णदेव राय कहां के राजा थे बाबू, विजयनगर अंपायर के राजा थे। और विजयनगर एक साम्राज्य, कैसा साम्राज्य था, हिंदू साम्राज्य था। वहीं पे विजयनगर के नॉर्थ डायरेक्शन में एक और साम्राज्य था, उस साम्राज्य का नाम बहमनी साम्राज्य था और वो एक मुस्लिम साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो पहला हमने बताया अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में आए थे, 1515 में गए। ठीक है, गवर्नर रह चुके। उसके बाद रियल फाउंडर किनको कहा जाता है, इसी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। 1510 में इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया और सबसे पहले अधिकार किए और सबसे बाद में ये भारत से जाते हैं। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या करते थे कि पोर्टुगल के जो लोग थे, जो पोर्टुगल से भारत में आए थे, उनको प्रोत्साहित करते थे कि आप क्या करिए, यहाँ की महिलाओं से शादी करिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्टुगल के कौन से गवर्नर थे जिन्होंने पोर्टुगल के लोगों को यहाँ के महिलाओं से विवाह करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया, तो वो कौन थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। साथ ही साथ ये किसके दरबार में आए थे, कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। और कृष्णदेव राय किस अंपायर के राजा थे, तो वो थे विजयनगर साम्राज्य के। और साथ ही साथ ये कौन से विजयनगर अंपायर कैसा साम्राज्य था, ये एक हिंदू साम्राज्य था। अब हम लोग जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से पोर्टुगल कंपनी की पतन होता है, पोर्टुगल कंपनी डिक्लाइन कैसे होती है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि पोर्टुगल कंपनी का आखिरकार पतन क्यों होता है, क्यों डिक्लाइन होती है इसकी। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण है बाबू। इसके पीछे कारण, सबसे पहला कारण और सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है ये एक तरीके की गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है। तो सरकार का प्रेशर बना रहता है इसके ऊपर, जैसा सरकार कहती है उस तरीके से इसको करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पोर्टुगल कंपनी का जो डिक्लाइन होने का बहुत बड़ा कारण इसको भी माना जा सकता है कि ये एक तरीके की गवर्नमेंट कंपनी होती है। वहीं पर देखिए आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इसका किसी तरीके का प्रेशर नहीं था और वो बहुत अच्छे तरीके से रूल कर पाती है भारत के अंदर लगभग 200 सालों तक। ठीक है, दूसरी, अब ये जो पोर्टुगल कंपनी थी इसको एक नया ऑप्शन मिल जाता है। नया ऑप्शन क्या मिल जाता है, नया ऑप्शन मिल जाता है ब्राजील जैसी कॉलोनीज, इसको एक नया ऑप्शन मिल जाता है। अब जब किसी को भी किसी तरीके का नया ऑप्शन मिल जाए बाबू, तब पुराना वाला को लोग नहीं याद रखता है। तो नया ऑप्शन इसको मिला, नया ऑप्शन मिला ब्राजील। अब वहां पर ये ध्यान ज्यादा देने लगा। ठीक है, किसी को कोई नई चीज मिलती है तो वहां पर वो ध्यान थोड़ा ज्यादा देने लगता है। अब पुराना वाला चीजों को क्या करता है, भूल जाता है। क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि इसको ब्राजील जैसी कॉलोनीज मिल गई, और जब ब्राजील जैसी कॉलोनीज मिल गई तो क्या होता है, इसका इंडिया पर से ध्यान हट जाता है, भारत पर से ध्यान हट जाएगा। और जब भारत पर से ध्यान हट जाएगा तो यहां पर भी कोई दूसरा लुटेरा आएगा और इसको लूट के लेके चल जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है पोर्टुगल कंपनी का डिक्लाइन होने का कि यहां पर जो क्रिश्चियन मिशनरियां थी वो क्या करती है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगती। धर्म का प्रचार प्रसार करने लगी कि हमारे धर्म को अपना लो, ये चीज कर लो, वो चीज कर लो। तो धर्म का जब प्रचार प्रसार करने लगे, लोगों पर प्रेशर बनाने लगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि पोर्टुगल कंपनी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। चौथा कारण है कि ये लोग पॉलिसी अपनाते थे, कार्ड्स अर्मेडा नाम की पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत क्या लेते थे ये लोग लेते थे अलग अलग जो साम्राज्य होता था, अगल बगल साम्राज्य जो होता था, राजा महाराजा होते थे, उनसे टैक्स लेते थे, जिसके कारण से वो अब राजा लोग जो है, इसके अगल बगल जो राजा होते थे वो लोग इनके खिलाफ हो गए। ठीक है, जिसके कारण से पोर्टुगल कंपनी धीरे धीरे इसका क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। और सबसे पांचवा और जो सबसे प्रमुख कारण है पोर्टुगल कंपनी का डिक्लाइन होना, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे पावरफुल जो कंपनी है वो जब भारत में एंट्री करती है तो पोर्टुगल कंपनी जो है, पोर्टुगल कंपनी का डिक्लाइन निश्चित है। ठीक है, तो 5 कारण हमने देखा। पहला कारण कि गवर्नमेंट कंपनी होना। दूसरा, अब पोर्टुगल कंपनी को नया ऑप्शन मिल जाता है ब्राजील में कॉलोनी बनाने का, तो भारत से क्या लेना देना उसको। ठीक है,
तो उसके बाद धीरे धीरे क्रिश्चियन मिशनरी जो होती है वो यहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार करने लगती है, उसके कारण प्रेशर बनाने लगते हैं लोगों पे। तो ये चीज के कारण भी क्या होता है, पोर्टुगल कंपनी डिक्लाइन होती है। चौथा कि ये लोग टैक्स लेने लगते हैं, अरमेडा नामक एक टैक्स लेने लगते हैं राजा महाराजा से, तो वो चीजें क्या होती है, लोग खिलाफ हो जाते हैं इनके। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे पावरफुल कंपनी जैसे का यहाँ पर आगमन होना पोर्टुगल कंपनी के लिए बहुत बड़ा क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है इसको, और धीरे धीरे पोर्टुगल कंपनी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्लाइन होते चली जाती है, खत्म होने के कगार पर चली जाती है। लेकिन ये कंपनी जो है वो 1961 तक रहती है, गोवा पर अपना अधिकार जमाए हुए रहती है और गोवा से जाने का नाम नहीं लेती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। पोर्टुगल कंपनी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, किसी भी एग्जाम में, वो सारा एग्जाम का हमने कवर करा दिया है, और अगले क्लास में हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।